पीओके में भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना और आतंकी संगठनों के बीच में डर का माहौल है और इसी के चलते पाकिस्तान में अब आतंकी सरगना हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन अब पाकिस्तानी सेना की सुरक्षा घेरे में ही रहेंगे। सेना के जवान सादी वर्दी में आतंकी आकाओं की हिफाजत करेंगे। कोर्ट ऑपरेशन की आशंकाओं के बीच पाकिस्तानी सेना ने यह फैसला लिया है। कहा जा रहा है कि आतंकियों की तरफ से भी पाकिस्तानी सेना पर सुरक्षा का दबाव था। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि देश ने अब आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का रवैया अपना लिया है और अब ये आतंकी चूहे की तरह बिल में छिपेंगे। पीओके में भारत के सर्जिकल स्ट्राइक में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। खुफिया एजेंसियों ने विभिन्न पाकिस्तानी एजेंसियों के बीच भारत के सर्जिकल स्ट्राइक से संबंधित रेडियो पर हुई बातचीत को रिकॉर्ड किया है। इस बातचीत के अनुसार सर्जिकल स्ट्राइक में सबसे ज्यादा नुकसान लश्कर-ए-तैयबा के पीओके स्थित दुदनियाल आतंकी कैंप को हुआ। खुफिया विभाग ने जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस के जवानों पर हमले की आशंका जताई है। खुफिया विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। खुफिया विभाग के अनुसार आतंकी सुरक्षा बलों से हथियार छीनने की कोशिश कर सकते हैं। घाटी में हाल ही में सुरक्षा बलों से हथियार छीनने की भी कई घटनाएं हुई हैं। आतंकियों की बातचीत से इस नापाक मंसूबे का खुलासा हुआ है। एक हथियार के बदले आतंकी को मिलते हैं 5 से 6 हजार रुपए। सीमा पार बैठे आतंकी आकाओं से आतंकियों को लगातार निर्देश मिल रहे हैं। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद शुरू हुई सर्जिकल सियासत में अब एक नया खुलासा हुआ है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के अनुसार 2011 में भी भारतीय सेना ने एलओसी के उस पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। अखबार के मुताबिक 2011 में भी भारतीय सेना ने एलओसी पार कर पाकिस्तानी सैनिकों को सबक सिखाया था। इस दौरान 8 पाकिस्तानी फौजियों को ढेर कर दिया गया था। साथ ही 3 पाकिस्तानी फौजियों के सर भी कलम कर दिए गए थे। इतना ही नहीं, इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारतीय जवान करीब 48 घंटे तक दुश्मन की सीमा में भी रहे। नए खुलासे के बाद सर्जिकल स्ट्राइक पर छिड़ी जंग में एक नया मोर्चा खुल गया है। कांग्रेस इसे अपनी कामयाबी बता रही है। साथ ही ये दावा भी कर रही है कि उसने उसका प्रचार न करके एक जिम्मेदारी भरा कदम उठाया था। बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने इस बार की सर्जिकल स्ट्राइक को पहले के किसी भी सेना की कार्रवाई से बिल्कुल अलग बताया। जीवीएल नरसिम्हा ने कहा कि पहले सेना अपने स्तर पर कार्रवाई करती थी, लेकिन इस बार सरकार और पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप इस कार्रवाई में शामिल थी। सर्जिकल स्ट्राइक पर राहुल के खून की दलाली वाले बयान पर हंगामा जारी है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने राहुल को मर्यादा में रहने की नसीहत दे डाली है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राहुल गांधी पर खुले निशाना साधा है और निरंजन ज्योति ने कहा है कि जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसा ही बोलता है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद बाबूलाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल बाबूलाल ने राहुल गांधी पर निजी हमले करते हुए उनके खिलाफ विवादित बयान दिया था। भारतीय सेना के पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में रह रहे हिंदू अल्पसंख्यकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। धार्मिक और पर्यटन वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी हिंदू डर के चलते लौटना नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच चलने वाले थार एक्सप्रेस से हिंदू अल्पसंख्यकों के जत्थे हिंदुस्तान आ रहे हैं, लेकिन वापस लौटने के इरादे से नहीं और नहीं चाहते कि वो वापस पाकिस्तान जाएं। श्रीनगर के लाजरन में सेना के जवानों से भरा एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। सेना के 12 जवान ट्रक के अंदर बुरी हालत में फंसे हुए थे और बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रहे थे। इतने में वहां पर मौजूद लोगों की नजर उन पर पड़ी। स्थानीय लोगों की मदद से सेना के जवानों को बाहर निकाला जा सका। कश्मीर में चल रहे संघर्ष के बीच ऐसी तस्वीरें जरूर सौहार्द का भाव जगाती हैं। घटना के बाद सेना ने लोगों को धन्यवाद दिया। यूपी सरकार ने छवि बनाने के लिए अपना खजाना खोल रखा है। एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कि उसे 4 साल में सरकार ने विज्ञापन पर 800 करोड़ से ज्यादा खर्च किया है।
साल 2012-13 में टीवी और अखबार में 84 करोड़ का विज्ञापन दिया गया। 2013-14 में 89 करोड़, 2014-15 में 104 करोड़ का विज्ञापन दिया गया। यूपी सरकार ने 2015-16 में अखबार और टीवी चैनलों को 216 करोड़ का विज्ञापन दिया, तो वहीं इस वित्तीय वर्ष में विज्ञापन पर अब तक 224 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। वहीं विज्ञापनों पर भारी भरकम खर्च के पीछे यूपी सरकार का तर्क है कि योजनाओं का प्रचार प्रसार करना सरकार का फर्ज है, जिसमें लोग योजनाओं का फायदा उठा सकें। दिल्ली के उत्तम नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान और उनके एक दोस्त के खिलाफ मारपीट और कुछ और धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। विधायक नरेश बालियान और उनके दोस्त महावीर फौजी पर आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट ने मारपीट का मामला दर्ज करवाया। वहीं बालियान की शिकायत पर आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। खुफिया विभाग के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर राजेंद्र कुमार ने सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा पर निशाना साधते हुए संगीन आरोप लगाए हैं। राजेंद्र कुमार ने गलत तरीके से अधिकारियों को फंसाने का आरोप लगाया है। राजेंद्र कुमार के मुताबिक सीबीआई के एक गुट के अधिकारी गलत इरादों के साथ फंसाते हैं और देश की सुरक्षा से जुड़ी बातें जानबूझकर लीक की जाती हैं। राजेंद्र कुमार ने रंजीत सिन्हा पर कार्रवाई की मांग की है। मायावती की रैली के बाद हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। मायावती रैली में हुई मौत पर सीएम अखिलेश यादव ने मुआवजे की घोषणा की। मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। बताया जा रहा है कि रैली के बाद एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से भगदड़ मच गई। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि भगदड़ नहीं बल्कि धूप और उमस से मौत हुई है। बीएसपी ने 5-5 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। रांची के एक अपार्टमेंट में सेना से रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुकांतु सरकार के परिवार के 5 सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। डॉक्टर सुकांत सरकार की स्थिति गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक सुकांत सरकार के गले पर दाहिनी और 7 जगह कटने के निशान हैं और इसके साथ साथ पैर, सीने में भी जगह जगह पर कटने के निशान हैं। यूपी के कानपुर देहात में तैनात महिला जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रतिभा गौतम की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस जांच कर रही है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रतिभा गौतम की लाश सर्किट हाउस में उनके घर के भीतर पंखे से लटकते हुए मिली। उनके हाथ की नसें भी कटी हुई थी। परिवार वालों का आरोप है कि मजिस्ट्रेट की हत्या की गई है, तो वहीं मजिस्ट्रेट के पति का कहना है कि दोनों की लव मैरिज हुई थी और उसके चलते घर वाले नाराज रहते थे। देश की मशहूर परफ्यूम स्पेशलिस्ट और फोटोग्राफर मोनिका गुरेली की हत्या के मामले में गोवा पुलिस को हत्यारों का सुराग हाथ लगा है। पुलिस ने केस को सुलझाने का दावा किया है। गोवा पुलिस ने भटिंडा के रहने वाले राजकुमार सिंह को गिरफ्तार किया है, जो 2 महीने पहले तक मोनिका गुर्डे के ही रेसिडेंशियल अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड था। गोवा पुलिस के मुताबिक मोनिका की शिकायत पर राजकुमार को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसके चलते राजकुमार ने इस वारदात को अंजाम दिया। मोनिका की हत्या के बाद राजकुमार मोनिका के डेबिट कार्ड को लेकर फरार हुआ था। राजकुमार ने महाराष्ट्र के मिराज, नासिक, बैंगलोर में मोनिका के डेबिट कार्ड से 1 लाख रुपए निकाले और यहीं से पुलिस को सुराग हाथ लगा। बिहार के मुजफ्फरपुर केंद्रीय विद्यालय का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बच्चे को क्लासरूम में बंद कर उसके दोस्त बुरी तरह से पीट रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार के गया में जेडीयू नेता इकबाल हसन की दबंगई कैमरे में कैद हो गई है। कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद में इकबाल हसन ने एक दुकानदार पर रिवॉल्वर तान दी और धमकाने लगे। इस घटना के बाद जेडीयू ने इकबाल हसन को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश के पन्ना में इलाज न मिलने पर एक बुजुर्ग ने तड़प कर दम तोड़ दिया। ये घटना पन्ना के जिला चिकित्सालय की है, जहां पर घंटों तक बुजुर्ग को इलाज नहीं मिला। अस्पताल के कर्मचारी इतने लापरवाह थे कि मौत के बाद घंटों तक बुजुर्ग का शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में पड़ा रहा। बाल आयोग के अध्यक्ष की नजर जब शव पर पड़ी तब पोस्टमार्टम किया गया। राजस्थान के अजमेर में दिन दहाड़े चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कारोबारी के वाहन से एक चोर रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। एक तरफ पूरे देश में नारी शक्ति की आराधना हो रही है, वहीं पटना में लोगों की भीड़ ने एक महिला को जमकर पीटा। घंटे भर तक भीड़ की ये बेशर्मी इसी तरीके से चलती रही। ये सब कुछ पटना के एक वीवीआईपी इलाके में हो रहा था, लेकिन पुलिस का एक भी जवान उस इलाके में मौजूद नहीं था। वहीं पुलिस का दावा है कि नवरात्र के मौके पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। दिल्ली के पौष इलाके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में चोरों ने एक साथ 3 घरों को निशाना बनाया। चोर फ्लैट का दरवाजा तोड़कर लाखों का सामान लेकर वहां से फरार हो गए।
तीन शातिर चोरों ने हाईकोर्ट के वकील और 2 निजी कंपनी के मैनेजर के घर को निशाना बनाया और 40 लाख का सामान लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी की मदद से पुलिस शातिर चोरों की तलाश कर रही है। राजस्थान के नागौर में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। किसी अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए। बाद में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। यूपी के फिरोजाबाद में कलयू की बेटे ने पैसों के लिए अपने माता पिता को ही गोली मार दी। पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गोली लगने से जख्मी मां की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि सरकार ने जमीन का अधिग्रहण किया था, जिसके बदले परिवार को 50 लाख का मुआवजा मिलने वाला था, लेकिन बेटे को शक था कि उसे मुआवजे का पैसा नहीं मिलेगा। इसी के चलते उसने माता पिता को गोली मार दी। जौनपुर में एक महिला ने मामूली विवाद में पड़ोस की एक 5 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद महिला ने बच्ची के शव को शौचालय में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यूपी के जरकोट में पति की डांट से नाराज महिला ने ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली। परिजनों का कहना है कि महिला को गुटखे की लत थी, जिसके चलते पति हमेशा मारपीट करता था। यूपी के अलीगढ़ में एक ही परिवार को 3 लोगों की हत्या कर दी गई और बेटी का शव घर में मिला, जबकि मां और बेटे का शव गांव के बाहर खेतों में मिला। कुछ दिनों पहले भी परिवार के एक सदस्य की हत्या हो चुकी है। हत्या के पहले मां बेटी के साथ गैंगरेप की आशंका जताई जा रही है। अपराधियों ने हत्या के बाद शव को जमीन में दफनाने की भी कोशिश की। यूपी के मेरठ में समाजसेवी संस्थानों ने चाइनीज सामान का बहिष्कार कर होली जलाई। लोगों ने सरकार से चाइनीज सामान पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। समाजसेवी संस्थाओं का कहना है कि चाइनीज सामान से भारत में रोजगार प्रभावित हो रहा है। आगरा में दिवाली से पहले चाइनीज सामानों की होली जलाई गई। आपको बता दें कि हिंदू जागरण मंच की तरफ से चाइनीज सामान को जलाया गया। उड़ीसा के मलकानगिरी में इन दिनों जापानी बुखार का कहर देखने को मिल रहा है और जापानी बुखार से अब तक 41 बच्चों की मौत हो चुकी है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में स्वास्थ्य विभाग के 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। एमपी के जंगलों में बाघों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब कुत्तों को दे दी गई है। बेल्जियन शेफर्ड नस्ल के 6 कुत्तों को भोपाल में इसके लिए ट्रेन किया जा रहा है। विशेष प्रजाति के ये कुत्ते जंगल में बाघ के मूवमेंट के साथ साथ शिकारियों के लोकेशन भी पता लगाएंगे और जरूरत पड़ने पर वन्य जीवों के तस्करों को भी पकड़ेंगे। यूपी के संभल में एक सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने अपने पैसे से स्कूल का कायाकल्प कर दिया। संभल के इस स्कूल में 300 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल के क्लासरूम्स आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। हैदराबाद में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके आने के बाद लोग घर से निकलकर सड़कों पर आ गए। तमिलनाडु के मदुरई में एआईएडीएमके के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सीएम जयललिता के जल्द स्वस्थ होने के लिए तिरुपरनकुलम मंदिर में पूजा अर्चना की। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं जयललिता। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कांग्रेस के पूर्व काउंसलर और बड़े व्यापारी के 20 साल के बेटे की किडनैपिंग का केस सुलझा लिया है। 27 सितंबर को बीबीए के छात्र को सुभाष नगर से उस वक्त अगवा कर लिया गया था जब वो अपनी बीएमडब्ल्यू कार से जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 4 अपहर्ताओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार किडनैपर को बेटे के पिता ने 3 अक्टूबर को 1 करोड़ रुपए दिए थे। फिरौती वसूलने के बाद अपहरणकर्ताओं ने छात्र को मुक्त किया। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने वारंगल के भद्रकाली मंदिर में 3.5 करोड़ के सोने का मुकुट चढ़ाया है। अलग राज्य की मन्नत पूरी होने पर चंद्रशेखर राव ने ये मुकुट चढ़ाया। नवरात्र के आखिरी दिन आज मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। गुजरात के सूरत में नवरात्र के मौके पर अद्भुत नजारा देखने को मिला। सूरत के एक पूजा पंडाल में दुर्गाष्टमी पर महाआरती का आयोजन किया गया था। अष्टमी पूजा पर आयोजित इस महाआरती में 35,000 से ज्यादा भक्तों ने एक साथ हाथों में दिया लेकर मां दुर्गा की आरती की। महाआरती में बड़े पैमाने पर महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना के कई पूजा पंडालों में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। नीतीश कुमार ने लोगों को नवरात्र के मौके पर बधाई भी दी। मुंबई में अमिताभ बच्चन पूरे परिवार के साथ दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचे। अमिताभ बच्चन ने मां दुर्गा की आराधना की। फिल्म अभिनेता रणबीर कपूर ने मुंबई के एक पूजा पंडाल में पहुंचकर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। हिमाचल के धर्मशाला में भी कई देशों के पर्यटकों ने पूजा पंडाल में पहुंचकर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। विदेशी पर्यटकों ने मंत्रोच्चार भी किया। रिलायंस जियो ने ग्राहक जोड़ने के मामले में विश्व कीर्तिमान बनाया है। 26 दिनों में जियो के ग्राहकों की संख्या 1 करोड़ 60 लाख तक पहुंच गई है।
दुनिया में किसी भी कंपनी में ग्राहकों के जुड़ने का ये नया रिकॉर्ड है। कंपनी ने हाल ही में आईफोन 7 के ग्राहकों को 15 महीने तक मुफ्त सर्विस का भी ऐलान किया है। इंदौर में जारी तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने 557 रनों की विशाल स्कोर खड़ा किया और जवाब में न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में बिना विकेट गंवाए 28 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने कप्तान विराट कोहली के 211 रन और उपकप्तान अजिंक्य रहाणे के 188 रनों की दमदार शतकीय पारियों की बदौलत 5 विकेट पर 557 रन बनाकर अपनी पारी घोषित की। कोहली भारत के ऐसे पहले कप्तान बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में दो दोहरे शतक लगाने का कारनामा किया है। कोहली और रहाणे के बीच हुई ये साझेदारी भारत की ओर से किसी भी विकेट के लिए 5वीं सबसे बड़ी साझेदारी है। दिल्ली में ओलंपिक्स पदक विजेता योगेश्वर दत्त का सगाई समारोह हुआ। सोनीपत की रहने वाली शीतल के साथ योगेश्वर दत्त शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। 16 जनवरी को योगेश्वर और शीतल की शादी होगी। यशराज फिल्म्स अपनी आने वाली मूवी बेफिक्रे का ट्रेलर आज एफएल टावर पर लॉन्च करेगा और बेफिक्रे बॉलीवुड की पहली फिल्म होगी जिसका ट्रेलर एफएल टावर से लॉन्च किया जाएगा। फिल्म बेफिक्रे के जरिए आदित्य चोपड़ा 7 साल बाद निर्देशन में वापसी कर रहे हैं। फिल्म में रणबीर सिंह और वानी कपूर मुख्य भूमिका में। रिलीज के 2 दिन बाद ही यूट्यूब पर रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म मिर्जिया। लगभग 8 लाख दर्शकों पर यूट्यूब पर देखी गई फिल्म और राकेश ओम प्रकाश मेहरा की ये है फिल्म।